अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हमारे सेशंस तरबिया के ऊपर स्टार्ट हो गए और ये सेशन हर फ्राइडे को होंगे ज़ूम क्लास पे एंड इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी मदर्स के पास टाइम नहीं है या वो ड्यूरिंग दैट सेशन वो अच्छे से नहीं सुन पाती हैं एंड आई रियली वांट कि ये सेशंस सब तक जाए। मैंने जितना भी जहाँ जहाँ से या जिस जिस टीचर के अंडर रह के इसका डेटा कलेक्ट किया है तो और इसकी जो ज़रूरत है, आई रियली वांट कि ये हर माँ बाप तक ये सेशंस पहुँचें। वैसे मेरा इरादा नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल पे या इतने सारे लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाऊँगी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। मेरा जो इरादा था वो था बस मेरा फ्रेंड सर्कल होगा, थोड़ी बहुत जो मेरे जाने में मदर्स हैं, 10-15 लोग मेरे ग्रुप में होंगे एंड आई विल कंडक्ट द सेशंस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं और आई होप कि कुछ खैर निकले और तब्दीली आए माँ बाप में, स्पेशली माँ बाप में, बच्चों से पहले माँ बाप में तब्दीली आए और उसके रिज़ल्ट में इंशाल्लाह बच्चों में तो आएगी ही तब्दीली। तो मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको कंडक्ट करूँगी, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा थी। हम अपने आसपास देखते हैं, मैंने अपने आसपास देखा है कि बच्चों में जो फितना आज हम देख रहे हैं ना, एंड बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, फ़ोन है, डोपामिन एडिक्शन है और डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस वी हैव। माँ बाप की तरबियत नहीं है उस तरह से, घर का माहौल नहीं है उस तरह से, फितना उरूज पर है और उसके रिज़ल्ट में क्या हो रहा है, हम आई नो चिल्ड्रन जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, चाइल्डहुड डिप्रेशन, ठीक है। आई नो चिल्ड्रन जो 6, 7, 8, 9 साल के हैं एंड दे आर पॉर्न एडिक्ट्स। तो ये क्यों हो रहा है? अगर खैर यहीं तक रुक गई, आगे दीन पहुंचाने वाला कौन होगा? अगर हमारे बच्चे इस फितने में पड़ गए, आगे दीन कौन पहुंचाएगा? अगर हमारे बच्चे इन गुनाहों में पड़ गए तो हमारी कब्रों में, जब हम हमारी कब्रों में होंगे, हमारे लिए दुआएं कौन करेगा? क्योंकि हदीस में आता है ना कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जो नेक औलाद होती है उसके लिए जब वो दुआ करती है तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो आज जो हमारा माशरा है, हमारे बच्चे जिस हाल में पड़ गए हैं कि आपको लगता है कि वो हमारे लिए दुआएं करेंगे और इस तरह से हमें सदका जारिया पहुंचाएंगे कि हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो ये सब देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नीड लगी कि तरबिया सीखनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और तरबिया किसकी? बच्चों की नहीं, तरबिया माँ बाप की। क्योंकि कुरान में एग्ज़ाम्पल्स भरे हुए हैं कि जब, और ख़ासकर माँ बाप में भी ख़ासकर माँ, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ख़ासकर माँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ को एक 3rd लेवल का दर्जा दिया है, बाप से ज़्यादा उसका दर्जा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का हकदार सबसे ज़्यादा कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? क़ाला उम्मक, तेरी माँ। क़ाला सुम्मा, सहाबी ने पूछा फिर कौन? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उम्मक, तेरी माँ। फिर पूछा गया सुम्मा मन क़ाल, फिर कहा क़ाल सुम्मा उम्मक, तेरी माँ। उसके बाद 4th टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अबूक, तेरा बाप। ये सही बुखारी की हदीस है। तो जिसका दर्जा जितना ज़्यादा होता है उसका सवाल भी उतना होता है ना। जब आपको कोई स्टेटस मिलता है तो आपकी ज़िम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। बाप की भी है ज़िम्मेदारी, नो डाउट, लेकिन हम देखते हैं आज भी अपने आसपास, या हम पहले भी देखे कि अगर माँ ने ऐसी तरबियत की होती है इस्माइल जैसे बेटे की, तो जब बाप सालों बाद भी बच्चे के पास आता है और बाप जब ये बात बोलता है कि बेटा मुझे ख्वाब आया है कि मैं तुझे ज़िबाह कर दूं, तो बेटा क्या कहता है? तो बेटा कहता है क़ौल या अबती इफ़अल मा तुमर। क्या कहता है बेटा? इफ़अल मा तुमर, जो आपके रब ने आपको हुक्म दिया आप कर दीजिए मेरा सर ज़िबाह। ये होती है माँ की तरबियत। और आप देखिए, अगर पैगंबर का बेटा भी हो और माँ एविल हो तो बच्चा भी एविल निकलता है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास नूह अलैहिस्सलाम।
हमारे पास सिंगल मदर्स की एग्ज़ाम्पल है। इमाम शाफ़िई की माँ सिंगल थी, सिंगल पेरेंट थी। इमाम बुखारी की माँ सिंगल पेरेंट थी। इमाम मालिक की माँ सिंगल पेरेंट थी। तो जब माँओं की तरबियत हो जाएगी ना, और माँ अपनी ज़िम्मेदारी समझ जाएगी कि मुझे कितना बड़ा दर्जा मिला है और मुझे इस बच्चे की तरबियत कैसी करनी है, तब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे पैदा होंगे और जाके मस्जिद अक्सा को फ़तह करेंगे। और अगर हमारे जैसी माएँ हैं जो कि अपनी आसानी के लिए बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देती हैं और बच्चे को फ़जर तक में नहीं उठाती हैं, वो हमारा बच्चा जो है वो पड़ोस की मस्जिद जाके फ़तह नहीं कर सकता, उस मस्जिद में जाके फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो हमारे बच्चे कहाँ मस्जिद अक्सा को फ़तह करेंगे। तो इसलिए माँ की तरबियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ बाप दोनों की, लेकिन ख़ास कर माँ की, जिसके रिज़ल्ट में ऐसे बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह जो इमाम मेहदी के लश्कर में जाके लड़ेंगे, जो हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन माँ बाप को सर पे ताज पहनाया जाएगा उनकी वजह से, उनका नाम लेके उन्हें बुलाया जाएगा और उनके माँ बाप के सर पे ताज पहनाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये सेशन बेनिफिशियल रहेंगे हमारे लिए। और मैंने जैसे बताया कि तरबिया सीखनी क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि तरबिया क्या है, पेरेंटिंग क्या है। व्हाट इज़ पेरेंटिंग? पेरेंटिंग, क्योंकि आप सब ने ये ज्वाइन किया है, आप सबके जहन में यही होगा कि जब हमने सेशन ज्वाइन किया है तो हम कुछ इस तरह की चीज़ें सीखेंगे जिससे हम जल्दी से अपने बच्चों को जाके बताएंगे और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर मेरा बच्चा झूठ बोलता होगा तो जल्दी से मैं अब यहाँ से कुछ सीखूंगी कि बच्चों को झूठ, क्योंकि आते हैं ना ऐसे टाइटल्स आते हैं वीडियोस पे कि आपका बच्चा झूठ बोलता है, तो बच्चे को कैसे करें, क्या सिखाएं कि वो झूठ बोलना बंद कर दे। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में होगी। बट लेट मी क्लियर यू कि पेरेंटिंग बच्चों की तरबियत का नाम नहीं है, पेरेंटिंग माँ बाप की तरबियत का नाम है। ठीक है? कैसे? जैसे कि हम जब गार्डनिंग सीखते हैं, हम कहते हैं हम किसी को गार्डनिंग सिखा रहे हैं, तो क्या हम प्लांट्स को ग्रो करना सिखा रहे होते हैं कि अब तुम्हें कैसे ग्रो होना है, तुम्हें किस एंगल से सनलाइट लेनी है, या तुम्हें किस तरह से पानी लेना है? नहीं, जिसको गार्डनिंग करनी है हम उसको सिखा रहे होते हैं कि अब देखो भाई, इसको खाद कैसे डालनी है, इसको पानी कितने लेवल पे डालना है, कौन से फ्लावर को सनलाइट में रख सकते हैं, कौन से फ्लावर को कम सनलाइट देनी है या कम पानी देना है। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। सेम वे, या फिर हम किसी को हम कुकिंग सिखाते हैं तो हम ये नहीं, मीट को नहीं सिखा रहे होते, या हम वेजिटेबल्स को नहीं सिखा रहे होते तुम्हें किस तरह से गलना है, तुम्हें कितने मसाले एब्जॉर्ब करने हैं। हम जो कुक होता है या जो कुकिंग करने वाला होता है, हम उसको सिखाते हैं कि भाई तुम्हें ऐसी ऐसी टेक्निक्स इख्तियार करनी है जिसकी रिज़ल्ट में खाना अच्छा बन जाए। ठीक है? तो एक चीज़ अपने जहन में बहुत क्लियर कर लें कि जब आप यहाँ आए हैं तो मेरा फ़ोकस रहेगा, क्योंकि मेरा इंट्रैक्शन मदर्स से है, तो मेरा फ़ोकस रहेगा कि हमें मदर्स की तरबियत करनी है। तरबियत माँ बाप दोनों की करनी है, लेकिन ख़ास कर हमें मदर की तरबियत करनी है, हमें खुद की तरबियत करनी है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। ठीक है? सो क्योंकि मैं एक कोट बोलती हूँ कि गुड मदर्स मेक गुड चिल्ड्रन। अच्छी माएँ ही अच्छे बच्चे बनाती हैं। तो इस चीज़ को क्लियर रखें कि तरबियत हमारी है, ना कि बच्चों की। क्योंकि अगर माँ झूठ बोलती है या माँ चिल्लाती है या माँ गुस्सा करती है, तो वो माँ ये एक्सपेक्ट ना करे कि उसका बच्चा नरम होगा, या उसका बच्चा गुस्सा नहीं करेगा, या उसका बच्चा चिल्लाएगा नहीं। अगर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा नरम मिजाज बने, अच्छे अखलाक वाला बने, तो माँ को पहले खुद की तरबियत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि व्हाट इज़ पेरेंटिंग, तो पेरेंटिंग ये है कि माँ बाप की तरबियत का नाम पेरेंटिंग है, ना कि बच्चे की तरबियत का नाम पेरेंटिंग है।
अब तरबियत के बाद हमारे पास तरबियत के लिए कुछ गोल्स होने चाहिए, है ना, कि हमारे बच्चे किस तरह के बने। थियोरेटिकली अगर मैं पूछूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे या बोलते हैं माँ बाप कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा नेक बने, हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने और बहुत दीनदार बने। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो देखा ये जाता है कि माँ बाप की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि एकेडमिकली जो उनका बच्चा है वो फ्लरिश करे। अगर उनका बच्चा, मैं ख़ासकर फिर यहाँ माँ को टारगेट करूँगी कि अगर माँ जो है अपने बच्चे को स्कूल के लिए उठाती है, उसका बच्चा नहीं उठता है या उसके बच्चे का स्कूल मिस हो जाता है, तो उस माँ का जो रिएक्शन होता है वो उस लेवल का नहीं होता कि जब बच्चा फजर की नमाज़ छोड़ देता है। या फिर अक्सर माँ को देखा गया है कि अगर फजर 5 बजे है या 4 बजे है, आजकल तो टाइम कम है, तो माँ नहीं उठाती है अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा तो सो रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन वही बच्चा अगर स्कूल मिस कर देता है तो उस माँ का रिएक्शन किस तरह का होता है ये हम सब जानते हैं। हम माएँ हैं, हमें पता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं अगर हमारे बच्चे का स्कूल मिस हो जाए, या अगर हमारा बच्चा किसी की चीज़ लेके आ जाता है, या हमारा बच्चा झूठ बोल देता है, जो कि आप सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो सबसे बुरा अमल था वो झूठ बोलना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू हेट लाइंग। लेकिन जब हमारा बच्चा झूठ बोल के आता है कि हमारा क्या वही रिएक्शन होता है कि अगर हमारे बच्चे के मार्क्स कम आ जाएं या हमारा बच्चा फेल हो जाए तो ओ हो बस उस बेचारे बच्चे की शामत होती है। तो क्या वही रिएक्शन होता है आपका बच्चे के फ़ेल होने पे जैसा कि आपका रिएक्शन होता है जब बच्चा झूठ बोलता है? नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये दोनों चीज़ें बहुत क्लैश कर रही हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने यही देखा है कि चाहे माँ बाप बोलें कि उनका बच्चा नेक बन जाए, उनका बच्चा बहुत दीनदार बन जाए, उनका गोल यही है, लेकिन अक्सर गोल यही होता है कि हमारा बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा फ्लरिश करे। हम सब ये बात जानते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हमारा बच्चा फजर में नहीं उठता है तो हमारा वो रिएक्शन नहीं होता, हम बच्चे को उतना स्ट्रेस नहीं देते कि जितना स्ट्रेस हम इस बात पे देते हैं जब हमारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता है 2 दिन 3 दिन, या हमारे बच्चा फ़ेल हो जाता है। हम जो रिएक्शन देते हैं, जो गुस्सा करते हैं और जो उस बच्चे को हम स्ट्रेस और टॉर्चर से गुजारते हैं, हम उसका 10% भी नहीं करते जब हमारा बच्चा किसी बात पे झूठ बोलता है। जबकि हम सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे जो बुरा अमल था या मेजर सिंस में जो एक सिन है वो है झूठ बोलना। हमारा रिएक्शन उतना तो 10% भी नहीं होता है जितना हमारे बच्चे के फ़ेल होने पे होता है। और इसको तो हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि जब बच्चे को स्ट्रेस दिया जाता है, ख़ास कर पढ़ाई के ऊपर जब बच्चे को स्ट्रेस दिया जाता है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर करता है। खैर, हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि पेरेंटिंग के गोल क्या होने चाहिए, क्योंकि अब हम पेरेंटिंग सीखेंगे इंशाल्लाह, तो उसके कुछ गोल्स हमारे पास होना चाहिए। तो वो गोल्स क्या हैं? आई विल डिस्कस 4 गोल्स, और मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूँगी क्योंकि इन गोल्स को आगे हम फर्दर सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारे पास गोल होना चाहिए, या फिर हम बोलें ग्रेटर गोल ऑफ पेरेंटिंग, ठीक है, एंड आई वांट यू ऑल टू नोट डाउन दीज गोल्स, ओके। ग्रेटर गोल ऑफ पेरेंटिंग क्या होने चाहिए, आप सब प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें। पहला जो हमारा गोल होना चाहिए वो है कॉन्फिडेंट चाइल्ड, ठीक है। कॉन्फिडेंट चाइल्ड हमें रेस करना है इंशाल्लाह। अच्छा, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? क्या कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मेरा बच्चा, जब मैं उसको बोलती हूँ एक पोएम सुनाओ 5 लोगों के बीच में, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो पोएम सुना देता है, या मैं उसको बोलती हूँ चलो बेटा सूरह फातिहा सुनाओ, गेस्ट आए, और वो गेस्ट के सामने फटाफट सूरह फातिहा सुना देता है? नो, दिस इज़ नॉट कॉन्फिडेंस। हाँ, ये कॉन्फिडेंस का एक स्किल है, उसको एक लेवल है कॉन्फिडेंस का, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है, नोट इट डाउन प्लीज़, कॉन्फिडेंस ये है कि बच्चे को अपने ऊपर इत्मीनान हो, अपने ऊपर उसको फ़ख्र हो, फॉर द राइट रीज़न्स। क्या मतलब? बच्चा जब 4 लोगों के बीच में बैठ के बात करे
और वो इस बात पे उसको खुद पे एतमाद हो कि हाँ, आज जब मैं बाहर गया था ना, मैंने एक अंकल की हेल्प की। आज जो बाहर वेजिटेबल वाले अंकल आए थे ना, जो वेजिटेबल वेंडर था, उनकी सब्जियां गिर गई थी, मैंने उनको सब्जियां उठा के दी, उनकी हेल्प की, उसको इस बात पे प्राउड हो। आज जब बाबा घर पे आए थे ना, मैंने उनको खाना सर्व किया था। आज मैंने अपने सॉक्स खुद धोए थे। फॉर द राइट रीजन्स वो अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील करे, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन्स। एंड अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे रॉन्ग रीजन्स की वजह से 4 लोगों के बीच में बैठ के फ़ख्र महसूस करते हैं। आपने बच्चों की बातें सुनी आजकल? बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर और हम क्लासेस लेते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी टीचर्स हैं, एंड आई नो कि बच्चों की बातें आज क्या होती हैं। वो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठ के जो प्राउड फील करते हैं, वो इस बात पे करते हैं कि मेरे पास सिर्फ एडिडास के शूज़ हैं, मेरे पापा तो सिर्फ इसके और इसके इस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मेरी मम्मा तो यहाँ से शॉपिंग करती हैं, या मेरा तो इतना बड़ा घर है, या फिर हमारी जो इनकम है वो 2-3 लाख है पर मंथ, या हम साल में एक बार तो दुबई जाते ही जाते हैं। अगर आपका बच्चा इन रीज़न्स के ऊपर 4 लोगों के बीच में बैठ के, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठ के फ़ख्र महसूस कर रहा है, तो देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। और इसके पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि माँ बाप बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो बच्चा वही चीज़ फॉलो कर रहा है। तो पहला, कॉन्फिडेंट चाइल्ड। और कॉन्फिडेंस क्या? बिकॉज ऑफ द राइट रीजन्स उसको ये लगे कि हाँ मैं अच्छा हूँ, ठीक है, नॉट बिकॉज कि वो एक बहुत हाई ब्रांड की टी शर्ट पहन रहा है, इस बात पे उसको फ़ख्र महसूस हो। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी, ठीक है। दूसरा गोल है क्रिएटिविटी। आपका बच्चा क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। आपके बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आपके बच्चे को पेंटिंग आती है, आपके बच्चे को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, ये टैलेंट है उसका। क्रिएटिविटी क्या होगी? क्रिएटिविटी होगी कि आपका बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाल सकता हो। एंड व्हाट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन? कि जो चीज़ें आपने उसको नहीं सिखाई हैं, वो आपकी गैर मौजूदगी में उन चीज़ों को कर ले। जैसे कि अगर एक 5, 6, 7 साल का बच्चा है, उसका टॉय ख़राब हो गया है और आपने उसको नहीं सिखाया है इसको कैसे ठीक करना है, वो खुद अपने बाबा के जाके टूल्स ले और उसको कुछ सेटिंग करे और वो खुद ठीक करके आपके पास ले आए, मम्मा मैंने टॉय खुद ठीक किया है। दैट इज़ क्रिएटिविटी। आपके 4 साल के बच्चे का टॉय सोफ़े के अंदर चला गया और आपने उसको नहीं सिखाया था कि यहाँ से इसको कैसे निकालते हैं, और उसने बिना आपके पास आए, बिना रोए, बिना किसी की हेल्प लिए उसने उस टॉय को निकाल लिया। दैट इज़ क्रिएटिविटी। अब ये सारी चीज़ें हम आगे के सेशंस में इंशाल्लाह सीखेंगे, और ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ से कैसे रिलेट करती हैं ये भी हम आगे के सेशंस में सीखेंगे। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर बिल्डिंग। ओके, एंड व्हाट इज़ कैरेक्टर? कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है? यानी आपके बच्चे के अंदर अखलाक और तक़वे का आला मकाम हो, ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर ये नहीं है जो हम आम लैंग्वेज में समझा जाता है कि अगर मेरा बच्चा गेस्ट के बीच में बैठ के बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है तो वो कैरेक्टर का बहुत अच्छा है, या अपने बड़ों से बहुत अच्छे से बात करता है तो वो कैरेक्टर का, अखलाक का बहुत अच्छा है। नहीं, उसका, बच्चे का कैरेक्टर अच्छा तब माना जाएगा, या बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग तब मानी जाएगी जब बच्चा अकेले में राइट डिसीजन ले। यानी जब बच्चा अकेला हो और उसको कोई जज़ा सज़ा की टेंशन ना हो, उसको कोई लालच की या किसी की डांट की टेंशन ना हो, अब वो राइट डिसीजन ले। दैट इज़ हिज कैरेक्टर। यानी अगर वो पब्लिक में रह के बहुत अच्छा बिहेव करता है, वो उसकी पर्सनालिटी है, दैट इज़ नॉट हिज कैरेक्टर। लेकिन जब बच्चा जो अकेले में कर रहा है, दैट इज़ हिज कैरेक्टर। और हम सब जानते हैं कि अक्सर बच्चे, अल्लाह रहम करे, अकेले में क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो असल में उनका कैरेक्टर है। तो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग यानी उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का डर हो कि नहीं, अकेले में मुझे मेरा रब देख रहा है। ओके, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट की वजह से जो कि माएँ बच्चों को नहीं सिखाती हैं, जनरेशन सफ़र करती हैं। वाइफ, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी वाइफ सफ़र करती हैं, उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। जब एक माँ अपने बच्चे को सेल्फ रिलायंट नहीं बनाती, या हम बोल देते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा नहीं बनाती, यानी वो बच्चा 4 साल का 5 साल का हो गया है, वो खुद खाना खा सकता है, लेकिन फिर भी माँ उसको स्पून फीडिंग करा रही है। एक बच्चा 6-7 साल का है, वो स्कूल से आके अपने शूज़ खुद उतार सकता है, वो अपने सॉक्स खुद धो सकता है, लेकिन माँ उसको बोले नहीं नहीं बेटा, आप स्कूल से आए हो, आप थक गए हो, आप तो बैठो, मैं ज़रा आपके सॉक्स धोती हूँ, मैं आपके शूज़ उतार देती हूँ। पैरों में से उनके शूज़ उतारती है माएँ। जब बच्चा सुबह उठता है, माँ बोलती है जाओ जाओ, तुम ब्रश करो, तुम आराम करो, तुम नाश्ता करो, तुम्हारा मैंने नाश्ता बाहर लगाए, तुम्हारे बेड को तो मैं खुद सेट कर दूँगी। यू हैव नो आइडिया व्हाट आर यू डूइंग विद हिज मेंटल हेल्थ। अगर आप बच्चे को इतना पैम्पर कर रही हैं, आप अपने बच्चे को इतना डिपेंडेंट बना रही हैं खुद पे, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग विद हिम। तो बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाना, हम बहुत बड़े बड़े बच्चे तो आप छोड़िए, हम 40-50 साल के आदमियों को जानते हैं जो हमारे ही माशरे में, जो अब एक ग्लास उठा के खुद किचन में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने उनको जो पैम्पर करके हमें इनाम दिया है ना, तो वो चीज़ अब तक चलती आ रही है। या फिर वो एक चाय का कप नहीं बना सकते, या उनकी माँ या उनकी वाइफ या उनके घर की औरतें बीमार हैं तो वो बर्तन नहीं धो सकते, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कभी, या वो अपने कपड़े खुद वॉश नहीं कर सकते। तो एक सेल्फ रिलायंट बच्चा, यानी खुद इन्हिसार बच्चा बनाना, उसकी तरबियत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 गोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 4 गोल हमें अपने दिमाग में रखने हैं, ये लिखने हैं, और इन्हीं गोल्स पे हम फर्दर सेशंस में बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने गोल्स तो डिस्कस कर लिए पेरेंटिंग के, लेकिन सवाल ये आता है कि पेरेंटिंग स्टार्ट कब से होगी, पेरेंटिंग स्टार्ट कब से हो जाती है। क्या बच्चा जब 1 साल का हो तब से, या 2 साल का, या 3 साल का, या जब बोलने लगे, या जब चलने लगे, या जब बैठने लगे, कब से स्टार्ट होती है पेरेंटिंग? पेरेंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, साइंस कहती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पेरेंटिंग तब से स्टार्ट हो जाती है। यानी जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, पेरेंटिंग तब से स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत मशहूर वाक़या है, मैं उन स्कॉलर का नाम भूल रही हूँ, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। उनके पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेके, और उसने बोला मेरा बच्चा 3 या 5 साल का, उसने बोला 3 या 5 साल का हो गया है, शायद 5 साल का बोला था, 5 साल का हो गया है, अब आप मुझे गाइड करें, मैं इसकी तरबियत कैसे करूँ। उन्होंने बोला अब तो बहुत देर हो गई, ये जब तेरे पेट में था तुझे तब इसकी तरबियत करनी थी। एंड सो डज द साइंस से। डॉक्टर जैन न्यूजूस एक रिसर्चर हैं, एक डॉक्टर हैं, उनकी रिसर्च है, वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के 18th वीक से बेबी सुनना स्टार्ट कर देता है। 18th वीक से उसको हेयरिंग एबिलिटी आ जाती है। नाउ ही कैन हेयर एवरीथिंग जो उसके आसपास हो रहा है, जो माँ बात कर रही है, जो माँ सुन रही है, जो माँ बाप के झगड़े हो रहे हैं, माँ का म्यूज़िक सुनना, माँ का फ़ोन पे चुगली करना, बच्चा सब कुछ सुन रहा है, एवरीथिंग ही इज़ लिसनिंग। और 20th वीक से ही कैन रिकॉर्ड एज वेल। सुबहान अल्लाह। यानी जो 20 वीक से जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है
तो जब उसका 20th वीक आ जाता है, अब बच्चे ने जो जो सुना है 18th वीक से, अब 20 वीक से वो उसको रिकॉर्ड रख सकता है, वो सब उसके माइंड में स्टोर हो रहा है। और हम सब ये चीज़ जानते हैं जो माएँ बनी हैं, और इस सेशन को कंडक्ट करने से पहले, तैयार करने से पहले मैंने बहुत सारी मदर्स से बात की, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि माँओं ने जो चीज़ें सुनी हैं उनके बच्चों को वही चीज़ें पसंद हैं, और उनके बच्चे भी जब पेट से बाहर आते हैं, जब बड़े होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी उसी में डेवलप होता है। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ, जस्ट फॉर द मोटिवेशन, कि जब आई वॉज प्रेग्नेंट एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो मेरा बेबी था वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करता था, एंड मोमेंट पे लास्ट में मुझे सी सेक्शन भी इसलिए हुआ क्योंकि ही वॉज डूइंग द मोमेंट्स अलॉट, और उसकी वजह से फिर सी सेक्शन कंडक्ट करना पड़ा। खैर, उसी में खैर थी इंशाल्लाह। तो मेरा जब बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता था और मैं सो नहीं पाती थी, तो मैं कुरान लगा दिया करती थी, और जैसे ही मैं कुरान लगाती थी वो इतना काम हो जाता था, ही स्टॉप डूइंग मोमेंट। जब तक कुरान चल रहा है वो मोमेंट नहीं करता था, मतलब जैसे कि वो एकदम शांत हो गया है। और ये हर रोज़ का था। मैं दिन रात जब जब मुझे सोना होता था, मुझे रेस्ट करना होता था, मुझे कुरान लगाना ही पड़ता था, क्योंकि उसको बार बार इस चीज़ की आदत हो गई थी कि कुरान सुन के वो एकदम काम डाउन, एकदम शांत हो जाता था। और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर आके भी वो ऐसा ही है। जब उसको सोना होता है कुरान चला देते हैं और वो आराम से सो जाता है। एंड आई हैव टॉक टू सो मैनी मदर्स जिन्होंने ये चीज़ बताई है और जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, और इसका वाइस वर्सा फेस भी है कि जिन माँओं ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, जिन माँओं ने बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें देखी हैं, जिन माँओं ने बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें सीखी हैं या बहुत गुस्सा किया है, उनके बच्चों ने वही हैबिट इख्तियार की है। जिन माँओं ने बहुत ज़्यादा कुरान सुना है, कुरान की क्लासेस की हैं, इस तरह के हलकाज़ में वो बैठी हैं जहाँ पे दीन की बातें होती हैं, तो उनके बच्चों में उसी तरह का सब्र, उसी तरह की सकीनत और उसी तरह का नेचर डेवलप हुआ है। तो तरबियत तो आपकी पेट से ही स्टार्ट हो गई है। जब आपका बच्चा पेट में है, अगर आप फ़ोन पे, कॉल पे दिन रात अपनी सास की, अपनी नंद की बुराई कर रही हैं, तो बच्चा वो चीज़ सुन रहा है। अगर आप दिन रात अपने शौहर पे चिल्ला रही हैं, लड़ रही हैं, तो वो चीज़ वो सुन रहा है। और इस सेशन में, जो लास्ट सेशन था, उसमें एक मदर ने बताया था कि मैं पूरे 9 वीक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही, मैं डिप्रेशन में रही, मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी, आई वॉज इन एग्रेशन, और वही सेम इमोशंस अभी मेरे बच्चे में हैं, और उनका बच्चा सिर्फ 1.5 साल का है। द सेम इमोशंस शी वॉज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, वो सारे इमोशंस उनके बच्चे में हैं। और सिर्फ सुनना या सोचना ही बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता। वट एवर द मदर ईट्स द चाइल्ड कैन डेवलप इट्स टेस्ट, ये साइंस कहती है। If mother eats junk during pregnancy, the child will eventually attracted towards junk. और इसका भी हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं फिर से अपना एग्जांपल बताऊंगी। मैंने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाए, और मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की बाहर की चीज़ों की क्रेविंग नहीं हुई थी, और कोई जंक वगैरह, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं ली। तो मेरे बच्चे को फ्रूट्स ही ज़्यादा पसंद है। और जिन माँओं ने जंक खाया होता है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे बच्चे को ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जंक, या फिर मैंने सर्टेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाए हैं, मेरे बच्चे को वो चीज़ें नहीं पसंद। आपका बच्चा वो सब टेस्ट कर सकता है, और जब वो बाहर आएगा, वो पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा, तो उसको वो टेस्ट फेमिलियर लगेंगे। तो इस सब से हमने जो रिज़ल्ट देखा वो यही था कि पेरेंटिंग या फिर माँ बनना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और माँ बनने की ज़िम्मेदारी तब से ही शुरू हो जाती है, द डे यू कंसीव, जब बच्चा आपके पेट में आ गया है, और ख़ासकर जब बच्चा 4th-5th मंथ से हेयरिंग एबिलिटी स्टार्ट कर देता है, सुननी, तो
आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। सो टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, टेक केयर ऑफ़ वॉट यू हेयर, वॉट यू लिसन, वॉट यू से। जब से आप माँ बन गई हैं अब आपको इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रखनी है, क्योंकि इस ज़िम्मेदारी की पूछ होगी। इस ज़िम्मेदारी का फ़ायदा या नुकसान आपकी कब्र में भी होगा और आपकी आखिरत में भी होगा। तो हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं और थोड़ा एक रिवीजन करके हमने क्या क्या आज लिया, क्या क्या हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। हमने डेफिनेशन डिस्कस की, व्हाट इज़ पेरेंटिंग, व्हाट इज़ पेरेंटिंग, जैसे मैंने बताया कि पेरेंटिंग क्या है, डेफिनेशन। उसके बाद हमने 4 गोल्स लिए पेरेंटिंग के, जिसमें था कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ डिपेंड चाइल्ड। उसके बाद हमने देखा कि साइंस क्या कहती है प्रेगनेंसी के बारे में, या पेरेंटिंग कब से स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही आपकी तरबियत शुरू हो जाती है। तो जो माएँ बनने वाली हैं, जिनको बेबी होने वाला है, जो प्रेग्नेंट हैं या जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर माएँ बनेंगी, या फिर हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो, क्या बाकी बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? क्योंकि हमें एक माशरा क्रिएट करना है, हमें सिर्फ अपने बच्चे के तक तो खैर नहीं पहुंचानी ना, हमें तो पूरी उम्मत के बच्चों की तरबियत करनी है। हमें वो माशरा क्रिएट करना है जहाँ पे हमारा बच्चा तरबियत पाएगा। तो सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं करनी है, हमें आसपास के बच्चे की फ़िक्र करनी है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई कमी हुई हो तो अल्लाह ताला उस चीज़ को माफ़ करे। और नेक्स्ट सेशन हमारा अगेन फ्राइडे होगा एंड आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग एंड प्लीज़ ट्राई टू नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग, और जो भी मैंने नोट्स में लिखवाया। और प्लीज़ ट्राई टू जॉइन द जूम क्लास लाइव, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन उन्हीं के लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और अच्छे से नहीं सुन सकते, या उस टाइम उन्हें कोई काम आ गया है। बाकी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस ज़िम्मेदारी को निभा पाएँ जो हमें बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी दी गई है, जिसका सवाल बहुत बड़ा होना है। तो हम यहीं तक रखते हैं अपने सेशन को। जज़ाकल्लाह।